एपिसोड में जाने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये एपिसोड समझ आएगा। और सच कहूं, इससे मुझे भी आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पहले वाले एपिसोड देख लिए होंगे। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्शल जनरल ने बेग से तजार का सर काट के लाने के लिए बोला था, जिसके बदले जनरल बेग की कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक मार्केट एरिया दिखाया जाता है। वहीं बेग अकेला खड़ा होकर जनरल की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी ऐसी क्या ही इच्छा होगी जो मैं जनरल से मांगूंगा। तभी पीछे से रीमे की आवाज आती है, अरे तुम यहां हो। बेग पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है, रीमे तुम यहां क्या कर रही हो? रीमे गुस्से में जवाब देती है, क्या मतलब मैं यहां क्या कर रही हूं? इतने टाइम के बाद आज मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती थी, लेकिन तुम तो घर से ही गायब थे। बेग मासूम बनते हुए कहता है, अरे लेकिन तुम इतनी नाराज क्यों हो? रीमे और भी गुस्सा हो जाती है, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा? मैं सुबह तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी और तुम बिना कुछ बताए कहीं चले गए। बेग उसकी बातें सुनकर जोर से हंसने लगता है। बेग को ऐसे हंसता देख रीमे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, क्या तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं? तभी बेग अचानक उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। उस पल दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते। फिर बेग धीरे से कहता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। यह सुनकर रीमे पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। बेग की बात सुनते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और फिर दोनों कुछ देर तक वहीं एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। दूसरी तरफ कमांडर और जनरल आपस में बात कर रहे होते हैं। कमांडर गुस्से में कहता है, आपको पता भी है आपने उससे किसका सिर काट के लाकर देने को कहा है? आप जानते हैं तजार और उसकी सेना कितनी ताकतवर है। जनरल कहते हैं, हाँ मुझे पता है मैंने क्या किया है। कमांडर बोलता है, आपको पता है कि इस सभी में उसकी जान भी जा सकती है। मार्शल जनरल कहते हैं, मैं उसे ऐसा खजाना देने वाला हूं जिसकी कीमत मेरी जान से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर मैं उससे इस तरह की एक मदद मांग रहा हूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जनरल की बात सुनकर कमांडर गुस्से में बोलता है, फिर भी तुम्हें उससे ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए था जिसमें उसकी जान जा सकती है। इसके बाद सीन बदल जाता है। अब कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें बेग भी शामिल होता है। दरअसल बेग अब एक नए बैटलफील्ड की ओर निकल रहा होता है। तभी कमांडर उसे बताते हुए कहते हैं कि देखो बेग, तुम्हारी आर्मी में कुछ हिडन सोल्जर है जो पहले किसी ना किसी क्राइम की वजह से अरेस्ट हुए हैं। अब वो तुम्हारी आर्मी में है। अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं कैसे तुम एक आर्मी को लीड करते हो। जो भी हो, अगर तुम अपने काम में सफल होते हो तो तुमने जो भी किया है वो सब माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। समझ गए बेग? बेग हाँ में जवाब देता है। फिर हम रीमे को देखते हैं जो भागते हुए घर से बाहर जा रही होती। तभी उसकी सर्वेंट उसे रोकती है, लेकिन वो बिना कुछ सुने वहां से निकल जाती है और सीधा बेग के पास जाकर रुकती है। वो रोते हुए कहती है कि तुम झूठे हो, तुमने कहा था कि तुम अब दोबारा कहीं भी नहीं जाओगे, तुमने कहा था अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्यों अब तुम क्यों फिर से जा रहे हो? इतने में ही बेग उसे गले लगा लेता है और प्यार से बोलता है कि ये लास्ट टाइम है, बस इस बार मुझे माफ कर दो। इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और जब मैं वापस लौटूंगा तब सबसे पहले तुमसे शादी करूंगा। ये सुनते ही रीमे खुश हो जाती है और पूछती है, क्या सच में? बेग हंस के जवाब देता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। वह मुस्कुराते हुए दोबारा बेग को गले लगा लेती है। गाइस, क्या आपको भी इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जनरल ने तजार का सिर काटने के बदले बेग को रीमे से शादी करने की हाँ की है? वो दोनों को ऐसे देखकर आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो दोनों कितने प्यार से गले लगे हैं, दोनों में कितना प्यार है। वहां खड़ा एक आदमी हंसते हुए कहता है कि हम जैसे सिंगल लोग इनके सामने कैसे सरवाइव करेंगे। गाइस, वैसे बात तो सही ही है। चलो आप लोग कमेंट में बताना किस किस की गर्लफ्रेंड है। और हम वही उन सब सोल्जर्स के बीच में गवान को भी देखते हैं जो बिल्कुल शांत खड़ा होकर उन दोनों को ही देख रहा होता है। अब सीन बदल जाता है। इस बार इटर्नल पवेलियन नाम की एक जगह दिखाई जाती है। वहीं पर कमांडर अपने 2 सैनिकों के साथ पहुंचता है। तभी वहां खड़े सैनिकों में से एक सैनिक हंसते हुए बोलता है, वेलकम गवर्नर। तभी वो कमांडर कहता है कि गवर्नर तो मैं बना हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रहे हो। तभी वो सैनिक कहता है कि मैं कैसे खुश ना हूं, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। और ये सैनिक भी एक कमांडर होता, इसका नाम कमांडर यो होता है। कमांडर को गवर्नर की पोजीशन कैसे मिली, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमें नहीं दी जाती। बस इतना बताया जाता है कि उसी खुशी में इस पवेलियन के अंदर एक पार्टी रखी गई है। थोड़ी देर बाद वहां वही लेडी भी आती है जो पहले के एपिसोड्स में नजर आई थी। वो धीरे से कैप्टन से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन कमांडर, न्यू गवर्नर बनने के लिए। कमांडर उसे देखकर कहता है, अरे तुम भी यहीं हो? फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगी? जिसे सुन वो लेडी शॉक हो जाती है और कुछ नहीं कहती।
इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब वो दोनों शराब पीते पीते बातें कर रहे होते हैं। कमांडर यूं शराब पीते हुए हंस के बोलता है, अरे वाह, मुझे तो सुन के ही खुशी हो रही है कि हमने उस हिजड़े जैसे दिखने वाले झांग मोसांग के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। कमांडर हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें शराब चढ़ गई है। वो कहता है, हाँ, मुझे ये न्यूज़ सुन के चढ़ गई है। जो लोग हमारी कंट्री को करप्ट कर रहे हैं उनके साथ बुरा ही होना चाहिए। लेकिन मैंने सुना है तुमने एक बच्चे को उन हिडन सोल्जर का लीडर बना के बैटलफील्ड पे भेजा है। वो एक 3rd रैंक सोल्जर है। अभी वो बच्चा ही है। क्या तुम श्योर हो कि वो हिडन आर्मी को संभाल पाएगा? कमांडर जवाब देता है कि क्या बच्चा? कमांडर, यूं मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जितने तुमने मंगोलिया के सैनिक मारे हैं उसके 10 गुना ज्यादा मार के आएगा वो। अब हम बेक को देखते हैं, जो मन ही मन सोचता है तो अब मैं फिर से इस नर्क में आ गया। फिर एक जगह बाकी के सैनिकों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद एक सैनिक सभी को शांत करते हुए बोलता है कि ये सॉन्ग बेक है, तुम सबका न्यू लीडर। जिसे सुन वहां खड़े सभी सैनिक बोलते हैं, क्या ये बच्चा अब हमारा न्यू लीडर बनेगा? ये कैसा गंदा मजाक है। तब वो सैनिक सबको चुप रहने को बोलता है। तभी उन सोल्जर्स में से एक सैनिक हंसते हुए बोलता है, क्यों बच्चे, तुमने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है या अभी नहीं? तभी उनमें से कोई कहता है कि इसे लीडर बुलाना सबसे शर्मनाक होगा। बेक चुपचाप सबकी बातें सुन रहा होता है। वो अचानक पास खड़े हुए सैनिक से कहता है, तो अब क्या करना चाहिए? वो सैनिक हैरान होकर पूछता है कि क्या कहा आपने? बेक फिर कहता है कि मैंने पूछा कि अपने लीडर के ऑर्डर्स ना मानने की क्या पनिशमेंट होती है। यह सुन के वो सैनिक शॉक हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। तभी बेक आगे बढ़ते हुए बोलता है, चाहे कोई भी हो, उसे मिलिट्री के ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। यह बोल के वो सीधा उन सोल्जर्स में से एक सैनिक के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो सैनिक बेक से हाइट में और ताकत दोनों में ही बहुत ताकत भर लग रहा होता है। वो सैनिक कुछ बोलने ही वाला होता है, उससे पहले बेक उसमें एक जोरदार किक मार के उसे वहीं ढेर कर देता है। फिर वो कहता है, तुम में से किसी को तो मार के सभी को चुप तो कराना ही था। ये बोल के वो बड़े ही शांत और हीरो अंदाज में वहां से चला जाता है और सब उसे चुपचाप देखते ही रह जाते हैं। वो सभी सैनिक आपस में कहने लगते हैं, ये कौन सा साइको आ गया है? आया, एक किक मारी और ऐसे ही चलता बना। इससे तो थोड़ा संभल कर ही रहना पड़ेगा। तभी हम गवान को भी वहीं देखते हैं, जो ये सब देख के मन में सोचता है, इस लड़के को अच्छी तरह पता है कि किस इंसान से कैसे निपटना है। शायद इसी वजह से वो लेडी भी इसे पसंद करती है। फिर वो खुद से कहता है, अब आगे और क्या क्या करेगा, ये देखने का इंतजार रहेगा। इसके बाद बेक कैंप के अंदर दिखाया जाता है। कैंप में पहले से कई सैनिक और अधिकारी मौजूद होते हैं। बेक सबको अपने सामने बुलाकर पूछता है, तुम लोगों में से किसके पास बैटलफील्ड का कोई एक्सपीरियंस है? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फिर उनमें से एक जवाब देता है, सर, हम में से किसी के पास भी बैटलफील्ड का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। यह सुनकर बेक मन ही मन सोचता है, तो सचमुच इस टीम में किसी के पास भी वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो मन में सोचता है कि पहले वाली टीम तो पूरी उस बैटलफील्ड में खत्म हो गई थी, शायद उसके बाद ही एक नई टीम बनाई गई है। लेकिन सोचा नहीं था कि इस टीम में किसी के पास भी बैटलफील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसी बीच अचानक एक सैनिक हाथ उठाता है और कहता है, मेरा नाम जो ज्योन है और मुझे थोड़ा बहुत बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहले लियोडोंग की आर्मी में और फिर कैपिटल की आर्मी के अंदर काम कर चुका हूं। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पर बेक कहता है कि तुम लियोडोंग की आर्मी में काम कर चुके हो, यानी तुम खितांस आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर चुके हो। खितांस लोग घुड़सवारी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, बिल्कुल मंगोलियन लोगों की तरह। फिर वो उन सैनिक से पूछता है, तो बताओ, ज्योन मंगोलियंस अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ फील कब करते हैं? जिसे सुन वो सैनिक कुछ देर तक सोचता है, फिर अचानक हैरान होकर बोलता है, क्या आप ये बोल रहे हैं कि हमें अटैक विंटर्स में करना चाहिए? विंटर्स में यहाँ का इलाका सेंट्रल इलाकों से काफी अलग होता है। विंटर्स में अटैक करने का मतलब है अपने आप को जानबूझकर मौत में ढकेलना। बेक जवाब देता है, मिलिट्री में तुम्हें वही काम करना होगा जिस काम को करने का ऑर्डर तुम्हें दिया जाए, बिना कोई सवाल पूछे। और कल से तुम सब उन हिडन सोल्जर को ट्रेनिंग दोगे, जिससे वो फाइट के लिए किसी भी टाइम रेडी हो जाए। तभी उनमें से एक सैनिक बेक से बोलता है, लीडर, मुझे नहीं लगता कि वो हिडन सोल्जर्स हमारे ऑर्डर को फॉलो भी करेंगे, क्योंकि उन हिडन सोल्जर्स में ज्यादातर शोल्डर्स क्रिमिनल्स हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। और वो लोग अपने सुपीरियर्स की भी बात नहीं मानते। और उनमें से कुछ लोग तो मर्डरर्स हैं, जो कभी भी वेपन्स हमारे खिलाफ यूज कर सकते हैं। जिस सुन बेक 2 मिनट शांत रहता है, फिर अचानक बोलता है, किल देम, मार दो उनको। जिसे सुन वो सैनिक भी हैरान रह जाता है। ज्योन हैरान होकर पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब है? बेक जवाब देता है, उनमें से जब कुछ मारे जाएंगे तो उसके बाद बाकी बचे अपने आप लाइन में आ जाएंगे। गाइस, बेक ने उन सबको जान से मारने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वो सब ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हैं और उन्हें पहले से ही मौत की सजा मिली हुई है। इसीलिए उसे उन सब की कोई परवाह नहीं है। अब हम कमांडर को देखते हैं, जिसे कोई जगा रहा होता है। गाइस, अब से मैं इस कमांडर को गवर्नर बोलूंगा। अब वो किसी से कहता है कि क्या मैं यहां थोड़ी देर और भी रुक सकता, जिस पर वो लेडी बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं,
अब सुबह हो चुकी है, अब तुम्हें जाना चाहिए। उन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि दोनों रात भर साथ ही थे। गवर्नर जवाब देता है, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। जिस पर वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये सुन के वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और चुपचाप बैठ के उस लेडी को देखने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उससे पूछता है कि और कब तक हम ऐसे ही मिलेंगे, जिस पर वो जवाब देती है, मुझे नहीं पता। फिर वो पूछता है कि तुम मुझे अपना रियल नेम कब बताओगी, जिसे सुन वो शांत हो जाती है। फिर कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? गवर्नर जवाब देता है, क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक मशहूर कर्टिजान का घर इतनी सुनसान जगह पर बना हुआ है? ये बात मुझे अजीब लगी, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया। गाइस, कर्टिजान उन्हें कहते हैं जो वुमेन्स रेड लाइट एरिया में काम करती है। गवर्नर की बातें सुनते ही उस लेडी के फेस के रिएक्शन ही चेंज हो जाते हैं। फिर वो बोलती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये बस मेरा घर है और कुछ नहीं। जिस पर वो गवर्नर जवाब देता है, हाँ ये बस एक घर है, वो भी हाउ मेंस की कर्टिजान का घर। उसकी बात सुनने के बाद वो लेडी कहती है, तुम इस बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। वो कहती है, हाँ मैं उन हाउ मेंस में से ही एक हूं, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गवर्नर जवाब देता है, मुझे तुम चाहिए। ये सुन के वो लेडी हैरानी से उसे देखती है। फिर वो आगे कहता है कि सच बताऊं तो मैं बस यही सोचता था कि मैं तुम्हारा दिल कैसे जीतूं, इसलिए मैं हमेशा यहां तुम्हारे पास आता रहता हूं। ये सुनते ही वो गुस्से में चिढ़ते हुए बोलती है, एक हाई रैंकिंग ऑफिसर्स अपने प्यार का इजहार एक बेकार रेड लाइट एरिया की कर्टिजान से कर रहा है, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? ये बात सुनकर गली का कुत्ता भी हंसेगा। समझे तुम? वो ये सब बोल ही रही होती है, इतने में वो गवर्नर उसे किस कर देता है। फिर कहता है, चाहे तुम एक कर्टिसन हो या एक सर्वेंट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में ही वो उसे जोर से धक्का मार के दूर कर देती है और गुस्से में कहती है, और कितनी वुमेन्स को इस तरीके से सेड्यूस किया है तुमने? वो जवाब देता है, तुम ही हो जिससे मैंने पहली बार ये सब कहा है। वो कहती है, मैं कैसे विश्वास करूं? जिस पर वो जवाब देता है कि वो तो हेवन और अर्थ ही जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं। जिसे सुन वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। गवर्नर सोचता है कि क्या मैं रिजेक्ट हो गया? जब भी वो अपना नाम बताते हुए जाती है कि मेरा रियल नेम योम जी है। जिसे सुन वो गवर्नर खुश और हैरान दोनों होकर सोचता है कि क्या मैं सक्सेस हो गया? इसके बाद हम गवर्नर को बाहर सिटी बजाते हुए खुशी खुशी घूमते हुए देखते हैं। फिर वो अचानक मन में कहता है, मोयांग मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारा ये पागल बड़ा भाई कोई डिसीजन नहीं कर पा रहा। अगर मैं तुम्हारे मार्शल जनरल की बात मानूं तो सॉन्ग बेक को मौत के मुंह में ढकेलने जैसा होगा एल, और अगर सॉन्ग बेक को बचाऊं तो तुम्हारे फादर जैसे मार्शल जनरल को धोखा देने जैसा होगा। बताओ अब मैं क्या करूं? तभी दूर से एक सैनिक भागते हुए उसके पास आता है। उसे देख गवर्नर पूछता है, तुम सॉन्ग बेक के डिप्टी लीडर हो ना? वो हांफते हुए गवर्नर को बताता है कि लीडर सॉन्ग बेक ट्रेनिंग के बहाने सोल्जर्स को मार रहे हैं। जिसे सुन वो हैरान होता है और उस डिप्टी सोल्जर के साथ वही पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है बेक ने एक सोल्जर के सीने में भाला आर पार कर उसे जान से मार दिया होता है। जिसे देखते वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर बेक गवर्नर को देखकर पूछता है, अरे गवर्नर आप यहां कैसे? इस टाइम बेक सच में बहुत अजीब लग रहा होता है। तभी वो सैनिक गवर्नर को बताता है, लीडर बेक पिछले कुछ दिनों से उन सोल्जर्स को मार रहे हैं जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग सेना छोड़ के भी भाग सकते हैं। गवर्नर मन में कहता है, मोयांग तुम मेरे लिए मेरे भाई की तरह थे, न जाने कितनी बार तुमने मेरी जान बचाई है। इसलिए मैंने इस लड़के को बचाने के बारे में सोचा था, क्योंकि तुम इसे अपना भाई मानते थे। लेकिन जब मार्शल जनरल ने इसे तजार का सर कट के लाने को बोला तो मुझे लगा कि उन्होंने इसे ऐसे ही मारने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो हंसते हुए कहता है, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारा भाई तो तुमसे भी ज्यादा पागल है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे वो सैनिक भी हैरान होकर देखने लगता है और सोचता है कि ये दोनों ही पागल हो चुके हैं। गवर्नर हंसते हंसते बेक से कहता है कि जाओ और तजार का सर काट के ही लेकर आना। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। बेक अकेला कैंप में बैठकर उन क्रिमिनल्स की डिटेल्स चेक कर रहा होता है कि किसने कौन सा क्राइम किया है। तभी वो सैनिक आकर बेक से कहता है, लीडर सॉन्ग बेक आपको गवर्नर बुला रहे हैं। ये सुनकर बेक सोचता है, गवर्नर ने इस टाइम बुलाया है तो जरूर ही कोई जरूरी काम होगा। इसके बाद वो गवर्नर से मिलने जाता है। वहां गवर्नर के साथ वो लेडी भी बैठी होती है। गवर्नर खुश होकर बेक से कहता है, आओ बैठो बेक पीते हैं। बेक तुरंत मुंह बनाकर कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। आपने जिस काम के लिए बुलाया है वो जल्दी से बताइए, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। गवर्नर हंसते हुए कहता है, मोयांग सही कहता था कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग पर्सन हो। इसके बाद बेक मन में कहता है, 10 शैडो ब्रिगेड का गवर्नर इल्गवान। जनरल मोयांग ने एक बार बताया था कि ये सिर्फ युद्ध कौशल में ही माहिर नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स एक्टिविटी में भी माहिर है। इसके साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी दोस्ती मोयांग के साथ थी, मार्शल जनरल से तो कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जिस पर गवर्नर जवाब देता है कि शक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई मोयांग को तो नहीं बचा पाया, इसी रिग्रेट की वजह से मैंने तुम्हें बचाया है। फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे मैं तुम्हें इनसे मिलवाना तो भूल ही गया, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, यानी तुम्हारी भाभी। ये सुनते ही वो लेडी हैरान हो जाती है। फिर थोड़ा शर्माते हुए कहती है, हेलो मेरा नाम योम जी है,
बेक भी जवाब देता है, मेरा नाम बेक है। फिर वो कहती है कि तो तुम ही हो वो न्यू यंग लीडर, लेकिन तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? ये कहने के बाद वो गवर्नर को देखने लगती है। तो गवर्नर कहता है कि मुझे क्यों घूर रही हो, तुम पहले मिल तो चुकी हो। फिर वो हैरान होकर कहती है, क्या हम मिल चुके हैं? उसके बाद वो बेक की ध्यान से देखती है, फिर थोड़ा डरते हुए कहती है, मुझे ये आंखें याद है। फिर कहती है कि तो तुम वही हो जिसने उस दिन उन सबको मौत के घाट उतारा था। इसके बाद गवर्नर बेक से पूछता है, मैंने सुना है कि तुमने प्लेन बनाया है कि मंगोलियंस आर्मी पर विंटर्स में अटैक करोगे। अगर हिडन सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी जल्दी इंप्रूव हो जाती है, तब भी हमें ये वॉर लाइटली नहीं लेना चाहिए। हेरू पास को पार करना इतना आसान भी नहीं होगा। सर्दियों के समय तजार हेरू पास के किले में आ जाता है, और वो एक ऐसा किला है जिसे आज तक कोई भी जीत नहीं सका। और सेंट्रल प्लेन की आर्मी के साथ विंटर्स में वहां अटैक करना एक सुसाइड की तरह ही है। गवर्नर आगे कुछ और कहता है, उससे पहले बेक बोलता है, डस्की माउंटेन। मैं अपनी स्मॉल एलीट आर्मी से ओजे में स्थित किले पर अटैक करूंगा। जिसे सुन गवर्नर कहता है कि मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि वहां कोई किला भी है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? बेक जवाब देता है कि मैंने खुद पिछली बैटल्स में यह कंफर्म किया था जब मैं जनरल मोयांग के साथ था, और इसके बारे में किसी को इसलिए नहीं पता क्योंकि जितने भी सेंट्रल प्लेन के सोल्जर उस रास्ते के बारे में जानते थे वो पिछली बैटल में मारे जा चुके हैं। डस्की माउंटेन रेंज ज्यादा ऊंची होने के कारण यहाँ का इलाका घने कोहरे और बादलों वाला होता है। अब तक उस फॉग और क्लाउड्स का फायदा उन एनिमीज ने उठाया है, लेकिन इस बार उल्टा होगा क्योंकि उसका फायदा हम उठाएंगे। गवर्नर सोचते हुए कहता है, एक छोटी एलाइट आर्मी जो फॉग का फायदा उठा के गेरिलिया ऑपरेशन करेगी। फिर अचानक कहता है कि क्या तुमने फायर टैक्टिक्स की रणनीति प्लेन की है? गाइस, फायर टैक्टिक्स एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें फायर का यूज करके एनिमीज पर अटैक करते हैं। इसके बाद बेक कहता है, इस ऑपरेशन के लिए गन पाउडर बहुत जरूरी है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मिलिट्री को गन पाउडर देने पर रोक लगा दी गई है और ये सब झांग मोसांग ने करवाया है। अब मैं गन पाउडर कहां से लाऊं? ये सुनते ही गवर्नर योमजी से पूछता है कि तुम मेरे लिए कितना गन पाउडर ला सकती हो? जिसे सुनकर वो गुस्सा होते हुए कहती है कि पहले तुमने मुझसे पैसे मांगे और अब गन पाउडर, हद है। उसके बाद कहती है कि लाइफ में एक गलत पार्टनर को चूज करना यानी मुसीबत को गले लगाने जैसा है। फिर मुंह बनाते हुए पूछती है कि बताओ तुम्हें कितना गन पाउडर चाहिए? बेक हैरानी से पूछता है, ये हमारे लिए गन पाउडर लेकर आएगी? आखिर ये लेडी है कौन? बेक को हैरान देख गवर्नर हंसते हुए कहता है, लगता है मेरे भाई को अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में जानने की क्यूरोसिटी हो रही है। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हाउ मेंस की ब्रांच मैनेजर है। जिसे सुन वो लेडी चिल्लाती है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी इसे भी बता दी, बदतमीज। ये सब सुन बेक हैरानी से उन दोनों को देखने लगता है। फिर गवर्नर बोलता है कि चलो गन पाउडर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। फिर वो हंसते हुए पूछता है कि क्या तुमने किसी एक क्रिमिनल को सिलेक्ट कर लिया? इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम सोल्जर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वहीं हम गवान को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसने पहले रीमे की जान बचाई थी। वो मन ही मन कहता है कि ये लाइफस्टाइल मुझे बहुत बेकार लग रही है। मुझे तो ये सोच सोच के ही गुस्सा आ रही है कि मैं इस जगह उस लड़की की वजह से आके फंसा हूं। फिर वो दांत भींचते हुए सोचता है कि काश मुझे एक मौका मिले तो मैं उस सॉन्ग बेक में एक थप्पड़ मार के यहां से भाग जाऊं। तभी एक सैनिक आकर उस पर जोर से चिल्लाता है, क्या कर रहे हो, सही से प्रैक्टिस करो। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसी समय पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, वहां बेक आया होता है। इसके बाद सभी सैनिक एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक बोलता है, आज किसे मारने का प्लेन बना के आए हो सॉन्ग बेक? लेकिन बेक कोई जवाब नहीं देता और सिक्कों से भरा हुआ एक बैग सीधा उन सबके सामने फेंक देता है, जिसे देख सभी सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं। फिर वो आगे कहता है, ये उन सोल्जर्स के लिए प्राइज हैं जो मिशन के लिए सिलेक्ट हो गए। अगर तुम लोगों को ये चाहिए तो आपस में एक दूसरे से तब तक लड़ाई करो जब तक तुम लोगों में से कोई 5 लोग ही बचे। इतना सुनते ही वो लोग आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। ये देख वो डिप्टी सोल्जर हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो? बेक जवाब देता है, ये मिशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इस मिशन में ले जाने के लिए मुझे स्ट्रांग सोल्जर ही चाहिए। जिस पर वो सैनिक बोलता है, वजह कुछ भी हो लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इसके बाद बेक गवर्नर की कही हुई बात याद करता है। गवर्नर ने पूछा था कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम उन क्रिमिनल्स में से अपने साथ किसे लेकर जाने वाले हो? अगर तुमने गलत लोगों को सिलेक्ट किया तो वो लोग भाग भी सकते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इससे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने सुना है कि कई सारे हिडन सोल्जर्स तुमने नाराज हैं। बेक जवाब देता है, मैं उनसे कहूंगा कि उन्होंने जो क्राइम किए हैं उनकी सजा कम कराने का वादा करूंगा, क्योंकि क्राइम करने के बाद वो बहुत टाइम से जेल में रहे हैं और अब वो सभी यहाँ वॉर के लिए आए हैं। वॉर खत्म होने के बाद उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर मैं उन्हें उनकी सजा कम कराने का वादा करूंगा तो हो सकता है वो सभी मेरी बात माने। जिसे सुन गवर्नर कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है कि क्या बात है बेक, तुम अब काफी इंप्रेसिव होते जा रहे हो, लेकिन तुम क्रिमिनल्स का नेचर अभी अच्छे से नहीं समझते। फिर वो उसे सिक्कों से भरा एक बैग देते हुए हंस के कहता है, क्रिमिनल से डील करते टाइम इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। आगे बोलता है, लीडर सॉन्ग बेक, इसका अच्छे से यूज करना। पहले उन्हें आधे पैसे देना और आधे वॉर जीतने के बाद देने का प्रॉमिस करना। इससे वॉर को जीतने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। यही सब सोचते हुए बेक मन में सोचता है, गवर्नर जॉन एल गवान। आगे इस इंसान को एक बार में देखो तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा माहिर है। जनरल मोयांग इन्हें अपना भाई मानते थे, लेकिन क्या मुझे इन पर विश्वास करना चाहिए?
तभी अचानक गवान बड़े ही स्टाइल में बोलता है, लीडर यहाँ 5 लोगों के जिंदा बचने की जगह सिर्फ एक ही बचा है, बताइए अब क्या किया जाए। बेक देखता है कि वहां उसने सभी को मार डाला है। ये देख वो उससे कुछ भी नहीं कहता। अब हम बेक और डिप्टी सोल्जर को एक साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी वो सोल्जर मन में कहता है, ये दिखने में अभी यंग जरूर दिखता है, लेकिन इसने उन क्रिमिनल्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल बना के रखा था। मैंने सुना था कि ये मार्शल जनरल का गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन ऐसा क्या ही हुआ होगा जिसके कारण इसे इतनी यंग एज में ये पोजीशन मिली। फिर वो कहता है, लीडर मुझे आपसे कुछ पूछना है। बेक कहता है, पूछो क्या पूछना है। वो कहता है, तुम मिलिट्री ऑफिसर क्यों बने? लीडर, तुम तो मार्शल जनरल के अडॉप्टेड सन हो ना, तो तुम्हें ऐसी जगह नहीं होना चाहिए था। जिसे सुन बेक रुक जाता है। तब वो डरते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए था? लेकिन बेक पीछे मुड़कर उसे जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। इसके साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम बताओ, तुमने मिलिट्री क्यों ज्वाइन करी, डिप्टी लीडर? जिसे सुन वो चौंक जाता है और कुछ नहीं बोलता। बेक आगे बोलता है, तुम्हारे कंट्री के चीफ स्कॉलर है और तुम्हारा भाई वाइस मिनिस्टर है। तुम्हारी फैमिली का तो मिलिट्री मैटर से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सब सुन वो मन ही मन कहता है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ ट्रेनिंग के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता, उसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब पता है। ये काफी इंप्रेसिव है। बेक कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला? जिसे सुन वो मना करता है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला। बचपन से ही हम दोनों भाइयों में से मेरा भाई काफी इंटेलिजेंट था, जिसके कारण मुझे हमेशा मेरे भाई से कंपेयर किया जाता था। जब उसने सिविल सर्विस एग्जाम को टॉप नंबर से पास किया तो पता नहीं क्यों मेरा अपने आप पढ़ाई से ध्यान हट गया। क्योंकि मेरे सभी घर वाले मेरे भाई के इर्द गिर्द घूमते रहते, मुझे ऐसा लगता कि मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मुझे पता थी कि मैं अपने भाई को कभी सरपास नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर की। ये सब सुनकर बेक भी अपने भाई और फादर को याद करने लगता है। फिर वो हंस के कहता है, अगर मैं सच कहूं तो मुझे सिविल सर्वेंट बनाना था, लेकिन अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तभी अचानक बेक उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, तुम अपने भाई से नहीं हारोगे, हम तजार का सर लेकर ही आएंगे। ये अब सुन के वो हैरानी से बेक को देखता रहता है। इसके बाद हम एक जगह देखते हैं जहां कुछ लोग घोड़ा गाड़ियों में सामान रख रहे होते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अरे सही से काम करो, एक हल्की गलती से भी हम सब मर सकते हैं। फिर यूं जी उस सैनिक से पूछती है, क्या सब सामान लोड हो गया? वो आदमी जवाब देता है, हाँ बस हो ही गया। लेकिन आप इतने गन पाउडर का करोगी क्या? जितना ये गन पाउडर है उतने में तो एक माउंटेन को जला सकते हैं। तभी योम जी बोलती है, हाँ सही कहा, पूरे एक माउंटेन को ही जलाना है। जिसे सुन वो आदमी हैरान हो जाता है। तभी दूर से एक आदमी बैठा बैठा योम जी को देख रहा होता है और हंसते हुए कहता है, कितनी सुंदर है वो औरत, मुझे तो पैसे से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। उसके पास खड़ा दूसरा आदमी कहता है, सब्र रखो गोंगनो, पहले इस मिशन को एक बार पूरा करते हैं, उसके बाद तुम चाहे जितने मजे करना। और इस आदमी का नाम ओह सिम होता है। तभी उनमें से तीसरा लड़का बोलता है, क्या सच में ये लोग हमें हमारे क्राइम के लिए मिशन के बाद माफ कर देंगे या फिर हम सबको बाद में मार देंगे? और इस लड़के का नाम बोंग होता है। इसकी बात सुनने के बाद वही पहला आदमी बोलता है, चिंता मत करो, अगर उन्होंने हमें धोखा दिया तो मैं खुद उस यंग लीडर सॉन्ग बेक को मार डालूंगा। और इस आदमी का नाम गोंगनो होता है और ये तीनों डेथ स्क्वाड टीम के मेंबर होते हैं। उन तीनों की बातें सुनने के बाद गवान उनके पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी मामूली स्किल्स से यंग लीडर सॉन्ग बेक को मार सकते हो? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। गवान की बातें सुन गोंगनो गुस्से में कहता है, ज्यादा एरोगेंट मत बन, तू बस एक बार ही जीता है। अगर मेरे हाथ में खंजर होती तो तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा पाता? इसके बाद वो दोनों फाइट शुरू करने ही वाले थे, तभी वहां बेक आ जाता है और आते ही कहता है, सब इससे मिलो, ये है जियोंग पाल, यही तुम लोगों को उमसान तक लेकर जाएगा। इसके बाद वो सभी गन पाउडर की गाड़ियों को लेकर चले जाते हैं। तभी जियोंग पाल मन ही मन सोचता है कि मैं कहाँ इन लोगों के बीच आकर फंस गया। मैंने अपनी लाइफ के 25 साल बड़े ही खुशी खुशी बिताए हैं, फिर गरीबी से बचने के लिए मैं सेना में भर्ती हो गया, जहां सिर्फ मुझे सामना लाने के जाने का ही काम मिला। जिस काम में जान का भी कोई खतरा नहीं था, बस एक प्रॉब्लम थी कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। लेकिन तभी लीडर बेक मेरे पास आए और पूछा कि क्या मुझे उमसान के रास्ते के बारे में जानता हूं? मैं झूठ बोलना चाहता था, लेकिन यंग लीडर की निगाह ऐसी थी कि मैं झूठ बोल ही नहीं पाया और मैंने हाँ कर दी कि हाँ, मैं तो उसी जगह बड़ा हुआ हूं, मैं उस जगह के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानता हूं। इसके बाद बेक उसे सिक्कों से भरा हुआ बैग देता है। वो पूछता है, ये क्या है लीडर? वो जवाब देता है, तुम्हारी जिंदगी की कीमत। जिसे सुन वो डर जाता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। गोंगनो गवान से पूछता है, अबे तू कहां से है? वो जवाब देता है, हवाई, लेकिन तूने क्यों पूछा? वो कहता है, क्या बात है आगे, तू मुझे हिनान में मिलता तो मैं तुझे कब का मार डालता। जिसे सुन गवान बोलता है, तुझे अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, जो तेरे बाजू अभी तक तेरे पास है, जिनसे तू अपना खंजर पकड़ सकता है। जिसे सुन वो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, चलो अभी देख लेते हैं किसके हाथ बचेंगे, मेरे या तेरे। ये सुन गवान भी अपनी स्वॉर्ड को निकलने वाला होता है। तभी जियोंग पाल डरते हुए कहता है, लड़ाई बंद करो, हम पहुंचने ही वाले हैं, तो शांत हो जाओ। ये सुन वो दोनों रुक जाते हैं।
अब वो लोग एक वैली में से गुजरते हैं जहां तो पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता होता है। वहीं एक पहाड़ पर मंगोलियंस के सैनिक भी खड़े होकर उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं ये सेंट्रल प्लेन के लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसके बाद हम बेक को देखते हैं जिसके सामने कई सारे सैनिक वॉर में जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। बेक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या सभी लोग यहां आ गए? वो सभी एक साथ बोलते हैं, यस सर। तभी वो चिल्लाते हुए सबसे कहता है, तुम सबको बस 2 ऑर्डर्स दिए जाते हैं। फर्स्ट, तुम सबको जीतना ही है, और सेकंड, तुम सबको जिंदा बचने की कोशिश करनी है। ये सुन सभी सैनिक आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या मैंने गलत सुना? यंग लीडर को अचानक हमारी जान की परवाह होने लगी। बेक धीरे से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा लौट के आना। इसके बाद बेक वहां से चला जाता है। इसके बाद गवर्नर को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है। वो कहता है कि 3rd यूनिट रवाना हो चुकी है। गवर्नर पूछता है, मैन फोर्स कब निकलने के लिए तैयार है? वो कहता है, हम कल दोपहर में निकलेंगे। इसके बाद बेक और उसकी यूनिट दिखाई जाती है जो रास्ते में होती है। डिप्टी सोल्जर बेक को देखकर मन में सोचता है कि अभी यंग लीडर बेक जो सोल्जर्स से बोल के आए हैं कि जिंदा रहने की कोशिश करना, ये बात कुछ दिनों पहले बोली गई बात से बहुत अलग है। मुझे लगता था कि ये एक ऐसा लीडर है जो अपने सबॉर्डिनेट सोल्जर्स को बिना कुछ सोचे समझे मार डालता है, लेकिन शायद मैं गलत था। इन्हें अपने सबॉर्डिनेट सोल्जर्स की सबसे ज्यादा परवाह है। फिर वो बेक से कहता है, लीडर एक्चुअली मेरा सिर्फ बड़ा भाई ही नहीं है बल्कि मेरी एक छोटी बहन भी है जो 16 साल की है, यानी तुम्हारी ही एज की होगी। जब हम घर वापस जाएंगे मैं तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगा। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन बेक मन में कहता है 16 यानी रीमे की ही एज की है। पता नहीं रीमे इस समय कैसी होगी। तभी अचानक पीछे से एक सैनिक के चिल्लाने की आवाज आती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो डिप्टी लीडर? पिछली रात जब हम दोनों साथ में पी रहे थे तब तुमने मुझसे बोला था कि तुम उसे मुझसे इंट्रोड्यूस करवाओगे। जिसे सुन डिप्टी लीडर कहता है, तब मैंने पी रखी थी इसलिए कुछ भी बोल दिया होगा। वो कहता है, क्या कहा तुमने? एक मर्द को हमेशा अपनी कही हुई बात पर टिके रहना चाहिए, समझे? इन दोनों की लड़ाई को बेक बड़े ही शांत तरीके से देख रहा होता है। तभी पीछे से एक दूसरा सोल्जर उससे पूछता है, लीडर आपको क्या लगता है डेथ स्क्वाड अपना काम सही तरीके से कर रही होगी? जिसे सुन बेक कहता है, तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं वो लोग मिशन को बीच में छोड़ के भाग ना जाए? आगे कहता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब ठीक हो गए। बेक को इतने कॉन्फिडेंट से बोलता देख वो पूछता है, आप उस क्रिमिनल्स को लेके इतने श्योर कैसे हो? बेक कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद डेथ स्क्वाड टीम को देखते हैं जिन पर मंगोलियन आर्मी ने अटैक कर दिया होता है, जिससे डेथ स्क्वाड के लगभग सभी सोल्जर्स मरे जा चुके थे। हम गवान को देखते हैं जो मंगोलियन आर्मी के सामने घुटने के बल बैठा होता है और हैरान होते हुए सोचता है कि क्या हमारे मिशन की इंफॉर्मेशन लीक हो गई। दूसरी तरफ हम गोंगनो को एक मंगोलियन सोल्जर से फाइट करते हुए देखते हैं जो उस सैनिक के अटैक्स को बड़ी ही मुश्किल से डोज कर पा रहा होता है। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए जियोंग पाल को अपनी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन जियोंग पाल एक कोने में अपने कान और आंखें बंद कर डरा हुआ बैठा होता है। उसके डर के मारे पसीने निकल रहे होते हैं और डरते हुए मन ही मन में बड़बड़ाता है, अब सब मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसे देख गोंगनो कहता है, डरपोक कहीं का मदद भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो अपने खंजर को जमीन पर फेंक देता है। जिसे ऐसा करते देख वो सोल्जर जोर से हंसते हुए कहता है, इतनी जल्दी हार मान ली, अब तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी गोंगनो उसकी गर्दन पर अटैक कर उसे जान से मारते हुए कहता है, तुझे पता भी है कि यह वेपन कितना एक्सपेंसिव है? इस हिडन वेपन को उसने अपने हाथ में कपड़ों के नीचे छुपा के रख रखा था। तभी वो आगे कहता है, मैंने अपने इस वेपन को उस कुत्ते को मारने के लिए बचा के रखा था, लेकिन देखो इसका यूज मुझे तुझ जैसे मामूली सैनिक पर करना पड़ा, हद है। फिर वो कहता है, अचानक यहां इतनी शांति कैसे हो गई? जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो हैरान रह जाता है। गवान ने अकेले ही कई सारे मंगोलियन सोल्जर्स को मार डाला होता है। उसके सामने मंगोलियन आर्मी का चीफ खड़ा होता है जो गुस्से से कहता है, ये तूने कौन सी टेक्निक का यूज किया था? मैंने सुना है सेंट्रल प्लेन के एरिया में कुछ लोग हैं जो अजीब पावर्स का यूज करते हैं, लगता है उन्हीं लोगों में से तू भी एक है, लेकिन आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते ही वो गवान पर उछल के अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके दूसरी साइड लैंड करते हुए कहता है, अभी ये कौन सी पावर थी जिससे मुझे पर अटैक हुआ? तभी अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी गवान धीरे से बोलता है, एक्सप्लोजिव फिस्ट टेक्निक, यानी जब उस सैनिक ने गवान पर उछलकर अटैक किया था तभी गवान ने उस पर एक्सप्लोजिव फिस्ट टेक्निक से अटैक कर दिया था। इसके बाद वो उस पर एक और पावरफुल अटैक कर उसे जान से मार डालता है। फिर वो उन सभी मरे हुए सोल्जर्स को देखते हुए कहता है, चलो मामला जल्दी सुलझ गया, लेकिन ये गन पाउडर से लोडेड घोड़ा गाड़ियों का क्या किया जाए? वहीं जियोंग पाल को देखते हैं जो अभी भी डर के मारे वहीं बैठा होता है। तभी अचानक गवान पर कोई एरो से अटैक करता है जिसे वो जल्दी से डोज कर लेता है। तभी वो ऊपर देखता है जहां मंगोलियन आर्मी का एक सोल्जर एरो से अटैक कर रहा होता है, जिसे देख गवान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो सोल्जर एक और अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कोई उस पर अटैक कर उसे मर डालता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं गोंगनो होता है। फिर वो गवान से कहता है, मैं तुझे ऐसे ही मारने नहीं दे सकता, तेरी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है, तेरा सर तो मैं ही काटूंगा। इसके बाद वो सभी मंगोलियन सोल्जर्स के कपड़े पहनने लगते हैं। गोंगनो जियोंग पाल से कहता है,
अब रोना बंद करो और जल्दी से कपड़े बदलो। लेकिन जियोंग पाल की तो हालत अभी भी बहुत बुरी होती है। वो डरते हुए मन में सोचता है, क्या पागलपन है ये। दूसरी तरफ गोंगनो को देखते हैं, जिसके एक भी सैनिक के कपड़े फिट नहीं आ रहे होते हैं, जिससे परेशान होकर चिल्लाते होते हुए कहता है, हद है, मुझे किसी के भी कपड़े फिट क्यों नहीं आते। तभी गवान बोलता है, हमें जल्दी ही ओजे पास तक पहुंचना होगा। यहां से अभी कितनी दूर और है? जियोंग पाल जवाब देता है, लकली कोहरा भी घना होता जा रहा है, जिससे कल सुबह तक इन मरे हुए सैनिकों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, और अगर हम जल्दी करें तो परसों दोपहर तक वहां पहुंच जाएंगे। जिसे सुन गवान पूछता है, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम कल सुबह तक वहां पहुंच जाए? जियोंग पाल कहता है, एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है। जिसे सुन गवान जवाब देता है, हमें काम जल्दी करना होगा, मैं फोर्स भी आने वाली ही होगी। जिसे सुन जियोंग पाल हैरान होकर कहता है, क्या सच में सिर्फ हम 3 ही अटैक करेंगे? गवान उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गन पाउडर के कुछ बॉक्सेस को उठाकर कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहां से भाग सकते हो, मुझे रास्ता थोड़ा बहुत याद है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। जिसे देख गोंगनो कहता है, क्या तू अकेले अकेले यहां से भागने की सोच रहा है? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। ये कहते ही वो भी कुछ गन पाउडर के बॉक्सेस को उठा के उसके साथ चल देता है और गवान से कहता है कि क्या सच में हम जियोंग पाल को ऐसे ही अकेला छोड़ के चले जाएंगे? गवान जवाब देता है, ये उसकी मर्जी है कि वो साथ चलना चाहता है या नहीं, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। ये सुन जियोंग पाल हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आता हूं तुम लोगों के साथ। इसके बाद बेक की यूनिट भी वहां कुछ देर बाद पहुंच जाती है। वहां सोल्जर्स को मारा हुआ देख डिप्टी लीडर को तो उल्टी ही हो जाती है। बेक मन में कहता है, जरूर ये उन लोगों ने ही किया होगा। डिप्टी लीडर पूछता है, लीडर क्या ये डेथ स्क्वाड ने ही किया है? सच कहूं तो अभी तक मैं यही सोच रहा था कि अगर वो लोग हमें धोखा देकर भाग गए तो हम क्या करेंगे, लेकिन लीडर आपको कैसे पता था कि ये लोग हमें धोखा देकर नहीं भागेंगे? बेक जवाब देता है, हो सकता है मिशन पूरा होने के बाद वो मेरे फेस पर पंच मारने की सोच रहे हो। वो हैरानी से कहता है, इस बात से आपका क्या मतलब है? तुम्हें याद है इतने सारे सैनिकों में से सिर्फ एक ही बचा हुआ था। तब मैंने उससे पूछा था कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तब उसने बोला था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब लोग बहुत ही ज्यादा वीक थे, मुझे अपनी पावर्स तुम्हारे साथ आजमानी है लीडर। प्रेजेंट में बेक मन में कहता है, तुम्हें जिंदा रहना होगा, अगर तुम जिंदा रहे तो मेरे फेस पे चाहे कितनी भी पंच मार लेना। और ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं कोशिश करूंगा कि अगला एपिसोड जितनी जल्दी हो सके आपके लिए लेकर आऊं। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, अब मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।